नमस्कार, आप जुड़े हमारे साथ सीएनबीसी आवाज पर HDFC स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में। इस अहम टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए एक बेहद खास गेस्ट और पद्मश्री सम्मानित एग्री एक्सपर्ट भूषण त्यागी मौजूद हैं। त्यागी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर सीएनबीसी आवाज पर समय निकालने के लिए। जहाँ तक भारत में सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की बात है, क्या कहेंगे आप, कितना एक्सेप्टेंस है यहाँ पर, कितना उसको स्वीकार किया गया है और कितनी हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है अगर आज के दिन की बात करें तो? देखिए, आज मैं यहाँ पर आया और मैंने जो पर्यावरण दिवस के बारे में जितना भी यहाँ चिंतन और मंथन हुआ, उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के मुद्दों पर किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग है, उसका प्रभाव किस प्रकार हमारे पर्यावरण पर है, कृषि पर है और बहुत बड़े प्रभाव देखे जा रहे हैं, तो वो इकोनॉमी पर भी आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज जो मुद्दे सामने आए हैं उन पर एक बहुत बड़ी चर्चा हुई है और इस समय पूरे देश में एक इकोनॉमी को भी, जिस प्रकार लीनियर इकोनॉमी को कैसे सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ाएं, किस प्रकार इकोलॉजी और इकोनॉमी का एक बैलेंस बनाते हुए हम आगे बढ़ें, किस प्रकार हम अपने आसपास की चीज़ों को, जिसमें ज़मीन की उर्वरता भी हो, जिसमें हमारे पानी का संरक्षण भी हो, जिसमें हमारे स्वास्थ्य और अन्य जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी जो हमारे कहीं आधुनिक विकास के कारण कहीं ना कहीं हमारी नज़रों से ओझल थे, उन सारी बातों पर गहरी चर्चा हुई है। हर व्यक्ति के द्वारा अपनी अपनी भूमिका, चाहे वो इंडस्ट्री में है, चाहे वो एग्रीकल्चर में है, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट में है, हर आदमी ने अपनी मानसिकता को उस दिशा में संकल्प के साथ प्रेरित किया है। ये समझने की कोशिश की है कि ये वास्तव में एक जिम्मेदारी का काम है। जी, एब्सोल्युटली। साथ ही साथ त्यागी जी, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग को देखें, जिसमें आपकी काफ़ी ज़ोरदार पहल है भारतीय बाज़ारों में, कैसे देखते हैं आप बाकी किसान समुदाय को इसको अपनाते हुए? क्योंकि यहाँ पर भी माना जाता है कि कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और सरकार से किस तरह का समर्थन अब तक यहाँ पर मिला है? क्योंकि हमने काफ़ी सारे बजट्स में सुना है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर यहाँ पर काफ़ी तवज्जो रही है। देखिए, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित एक प्रणाली है। यदि हम प्रकृति के सिद्धांतों को नहीं समझेंगे और हम रासायनिक खेती की तर्ज पर उसको इनपुट बेस लेकर आगे बढ़ेंगे तो वो सफल नहीं होगी। और यही पूरे देश में एक दुविधा रही कि हम कहीं ना कहीं उसको बायोलॉजिकल इनपुट या अन्य प्रकार की इनपुट के साथ जोड़ते रहे। मूल बात ये थी कि एक धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आपस में कोएग्जिस्टेंस में किस प्रकार से काम करते हैं और एक दाने से अनेक दाने कैसे पैदा होते हैं, एक खेत में हम अनेक फसलें कैसे पैदा कर सकते हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या हो या हमारी ये सर्कुलर इकोनॉमी, जिसको हम सस्टेनेबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, या किसानों की आमदनी की बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इन सारे मुद्दों का हल है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इसलिए देश को इस समय स्पष्ट कृषि नीति बनाए जाने की ज़रूरत है, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक महत्व दिया जाए और हम किसी प्रकार के और नाम बदल कर किसी पचड़ों में ना पड़ें। और बल्कि मैंने महाराष्ट्र में ज़रूर देखा कि महाराष्ट्र में जो जैविक खेती को लेकर एक अवधारणा उभरी है और जिसमें एक साझा कार्यक्रम की रूपरेखा बनती हुई दिखाई दे रही है, तो हमको भी ऐसे लगा कि इसमें 3 कार्यक्रमों को अलग अलग कर दिया जाए। समझना, मतलब प्रकृति के सिद्धांत क्या है, सीखना और करना, उसमें आदमी की भूमिका क्या है। वो किसान भी हो सकता है, वैज्ञानिक भी हो सकता है, एक शिक्षक भी हो सकता है, एक पॉलिसी मेकर भी। मिस्टर त्यागी जी, वो बात तो यहाँ पर काफी क्लियर है, लेकिन आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे कि जहां तक ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात है, वहां पर किसानों के लिए चुनौतियां एज ऑफ नाउ आप यहाँ पर क्या देखते हैं और सरकार को कितना इसमें और काम करने की या पुश देने की जरूरत है? देखिए, जो नई सरकार बन रही है और वही सरकार में बहुत सारा कार्यक्रम पीछे हम देख रहे हैं। 2014 के बाद में देश में एक करवट आई थी और जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, उसकी पॉलिसीज को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, स्टैंडर्ड्स को लेकर, किसानों की आमदनी को लेकर, किसानों के खेती के कानून में परिवर्तन को लेकर जिस प्रकार की प्रतिबद्धता भारत सरकार के द्वारा जताई गई, उससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि सरकार कुछ करने के इरादे से आगे बढ़ना चाहती है और देश की ज़रूरत भी है। तो ऐसे में आगामी समय में भी हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार फिर पुनः उन्हीं सारी बातों को लेकर उनका सरल और व्यवहारिक रूप कैसे होगा, किस प्रकार से हम कृषक उत्पादक संगठनों को एक बहुत बड़ा व्यावसायिक प्रबंधन देकर हम भारत की कृषि की जो गांव की अवधारणा है वो उसको बदलेंगे। और एक मेरा निवेदन भी है कि इसमें हम लोगों को गांव को टारगेट करने की ज़रूरत है,
एक क्लस्टर के रूप में एक गांव को यदि हम सुनिश्चित करें और जैविक खेती के सभी कार्यक्रम, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, इनपुट्स हैं, प्रोसेसिंग है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, यदि क्लस्टर अप्रोच में एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को सरकार नए सिरे से नया कार्यक्रम और नई नीति के साथ आगे बढ़ती है, तो भारत में हर जिले में यदि 5-5 गांव भी हमने इस प्रकार से विकसित कर दिए तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, क्योंकि किसानों को किसानों से प्रेरणा मिलती है और किसान ही किसान के प्रशिक्षक हों और किसान किसानों के साथ एक आपस में मदद करें, सहकारिता का विकास हो। भारत सरकार ने इस प्रकार से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को और सहकारिता के विकास को लेकर भी जो इरादे जताए हैं, जिस प्रकार के तंत्र विकसित किए हैं, बजट निर्धारित किए हैं, वो आगामी समय के लिए बड़ी संभावना दिखाते हैं। ऐसे में किसान भाइयों को भी और देश के अन्य जागरूक बंधुओं को भी आगे आने की ज़रूरत है और अपनी सोच बदलकर नए सिरे से सही काम करने की आवश्यकता है। ये आज की महत्वपूर्ण ज़रूरत है। नमस्कार। ऑल राइट, त्यागी जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो बहुत ही डिटेल में बताने के लिए कि क्या काम यहाँ पर किया जा रहा है किसान लेवल पर और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिहाज से, और नई सरकार को ऑफकोर्स किस तरह के पुश यहाँ पर लगाने होंगे। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।